अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने ये जो एक छोटी सी पोम थी ना, इसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वहाँ तक पढ़ा था और आज हमने उससे आगे स्टार्ट करना था। लेकिन क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है ना, वो इससे रेलिवेंट है, तो हम एक दफ़ा इसको फिर से पढ़ लेते हैं और फिर हम दोबारा मूव करते हैं उस पर। ठीक है, तो ये ना एक, आप देखें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी पोइट्री है जो शेयर की हुई है। हम इसको पढ़ लेते हैं। Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of the noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand and shiny ring. The verb means action, something done. To read, to write, to jump, to run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways: sentences, words, or phrase and phrases. The interjection cries out, "Hark, I need an exclamation mark." There is one more to be kept among winners. We know them as article determiners. तो देखिए कितने प्यारा उन्होंने लिखा है, और उसमें क्या है, इसमें हर एक लाइन में जो पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया गया है, अगली लाइन में उसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, जिस तरीके से नाउन की बात हो रही थी, तो नाउन के साथ बिल्कुल फाउंटेन, फील्ड, स्ट्रीट, टाउन, हर चीज़ के नाम की बात हो रही थी। और फिर जब प्रोनाउन को रिप्लेस किया जा रहा है, ही, शी, देयर यूज़ हो रहा है। फिर एडजेक्टिव की बात आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैजिक, शाइनी, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं। फिर जब वर्ब की बात आ रही है, तो टू रीड, टू राइट, टू जम्प, टू रन, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब्स आ रहे हैं, और एडवर्ब्स जो हैं उसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। ठीक है, फिर प्रेपोजिशंस हैं, इन द स्ट्रीट, एट द स्टेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर कंजंक्शन की बात जहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि उनको किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है, कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फ्रेज को फ्रेज के साथ भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इंटरजेक्शन है, जिसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और फिर एंड पे उन्होंने एक और चीज़, आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी वो ये थी। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। अच्छा, रीड द अबव फॉर्म केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड विद डेफिनेशन। अब आपने क्या करना है, आपके पास जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच ऊपर डिस्कस हुए हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, और उन लिस्ट में आपने क्या करना है, हर पार्ट ऑफ स्पीच को लिखना है, और उस पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमारे पास जो पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है 10 सेंटेंसेस की। इन 10 सेंटेंसेस के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को बोल्ड किया गया है, और वो जो बोल्ड वर्ड है वो या तो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। तो आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेट्स डू इट टुगेदर। अच्छा, ही रन्स फास्ट। अब इसमें फास्ट आप मुझे बताएंगे कि क्या है। लेट्स सी, फास्ट क्या है। ओके, लेट्स टेक द येलो कलर। ओके, आप मुझे बताएंगे कि फास्ट क्या है। ही रन्स फास्ट। फास्ट किसके बारे में बात कर रहा है, वो रन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। ठीक है, द गीज इंडोलेंटली वेडल्ड अक्रॉस द इंटरसेक्शन। अब क्या है, इंडोलेंटली। अब ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास एडवर्ब है। याइक्स, आई एम लेट फॉर क्लास। अब याइक्स क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें बच्चे अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम कोई भी इस तरह की सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कोई मिसहैप हो जाए, कोई भी गलत चीज़ हो, तो उसके लिए वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास इंटरजेक्शन आ जाएगा। Bruno's shabby thesaurus tumbled out of the book bag when the bus suddenly pulled out into traffic. तो shabby यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये adjective है। Mr. Frederick angrily stamped out the fire that the local hooligans had started on his veranda. तो stamped क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे verb है। He is a fast runner. अब इसमें हमारे पास is क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये verb है, linking verb भी हम कह सकते हैं इसको।
Later that summer, she asked herself, what was I thinking of? अब इसके अंदर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ इन्होंने बोल्ड की हुई है. आई गेस आई को किया हुआ है. ठीक है, दैट इज प्रोनाउन. ठीक है, she thought that the 20 zucchini plants would not be enough, so she planted another 10. अब यहाँ पर जो would be लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास verb है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. Although she gave hundreds of zucchini away, the enormous amount left over frightened her. Although क्या है यहाँ पे हमारे पास? ये हमारे पास यहाँ पे कंजंक्शन आ रही है. ठीक है, फिर लास्ट है everywhere she went, she talked about the prolific veggies. अब यहाँ पे क्या था? she यहाँ पर हमारे पास क्या है? she हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है राइटिंग टास्क. राइटिंग टास्क में क्या है? सपोज यू आर द टीम लीडर, राइट अ डायलॉग हैविंग 5 मेंबर्स इन योर ग्रुप प्लानिंग फॉर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट. हिंट्स अब आपको दी गई हैं. प्लेस योर कैरेक्टर्स क्लियरली विद इन योर कन्वर्सेशन, क्रिएट यूनिक वॉइस फॉर ईच कैरेक्टर, गिव कैरेक्टर्स अपोजिंग व्यूज. अब आपने क्या करना है? आपने एक डायलॉग क्रिएट करना है और उस डायलॉग के अंदर आपने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है. ठीक है, और आप 2 कैरेक्टर्स को जो है वो ऑपोजिट व्यूज दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर जो है वो जो इसकी फेवर में है और एक जो कैरेक्टर है वो इसके अगेंस्ट बात कर रहा है. तो आप इसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा. अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट वीक में मेरा ख्याल है हमारे पास डायलॉग राइटिंग की क्लास होगी, तो उसमें हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से. अच्छा, अब आते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में. अब ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं ना, ये उन चैप्टर्स में से हैं. अभी बेसिकली दिस इज़ द रिव्यू. ठीक है, ये रिव्यू है आपके जो 4 चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन चारों चैप्टर्स का. तो आपने क्या करना है? आपने इन सारे क्वेश्चंस को उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है. ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लास में नहीं करा रही. दिस इज़ योर होमवर्क. तो एवरीबडी इज सपोज टू डू दिस टास्क. आप लोग इसको अगर कोई हेल्प चाहिए हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, या फिर आप इसके अपने आंसर्स जो लिखेंगे वो भी आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं. मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी. ठीक है, अच्छा, फिर आगे हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है. इसमें आपको डायरेक्शन दी गई है. रीड ईच पैसेज एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द ऑथर डूइंग इन दिस पैराग्राफ. Write your answer in the summary box and then think of an appropriate title for the passage based on the main idea of the passage. अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी ना पिछली क्लास के अंदर, जिसमें हम मेन आइडिया देख रहे थे पैसेज का और उसके बाद हमने कुछ MCQs थे जो सॉल्व किए थे. बिल्कुल उसी तरीके से ना अब हमारे पास दोबारा से एक पैराग्राफ है. उस पैराग्राफ के अंदर पैसेज है. ठीक है, छोटा सा पैसेज है ये आपके पास जो सामने लिखा हुआ है. इसका आपने मेन आइडिया भी बताना है और आपने इसकी समरी भी लिखनी है इन 1 लाइन. ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि हम समरी किस तरीके से लिखते हैं. तो देखें, जो चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी ना, जो पैराग्राफ लिखते वक्त उसकी समरी लिखते वक्त कि आपने मेन आइडिया कैसे निकालना है, बिल्कुल हम उसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ना इस छोटे से पैसेज की समरी लिखते हैं आज. अच्छा, अ पेनी फॉर योर थॉट्स. ओके, दिस इज़ अ वेरी फेमस ईडियम, अ पेनी फॉर योर थॉट्स. ठीक है, तो अब आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आई विल वेट फॉर दिस. आप लोगों ने जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम. ठीक है, अच्छा, फिर क्या है? इट्स 1943 कॉपर पेनी. इट कुड बी वर्थ एज मच एज $50,000. In 1943, most pennies were made out of steel since copper was needed for World War II. So, the 1943 copper penny is ultra rare. Another rarity is the 1955 double die penny. These pennies were mistakenly double stamped, so they have overlapping dates and letters. It is uncirculated. If it's uncirculated, I would easily fetch $25,000 at an auction. Now, that's a pretty penny. अब देखिए, ये पूरा का पूरा पैसेज है, ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है. हमने इसकी समरी करनी है. तो मैंने समरी यहाँ पे करके लिखी है. अब आप देख लें कि इसमें क्या बात डिस्कस हो रही है. Some rare pennies like the 1943 copper penny and the 1955 double die penny are extremely valuable because of minting errors and wartime materials shortages. These coins can sometimes be worth thousands of dollars. ठीक है, तो ये आपने उसकी समरी इस तरीके से करके लिख ली.
अब देखिए, अगर आपने इसको कोई टाइटल लिखना हो तो टाइटल क्या लिख सकते हैं, रेयर एंड वैल्यूएबल पेनीज लिख सकते हैं, या फिर वाई सम पेनीज आर वर्थ थाउजेंड्स, आप इसके आगे एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट आई वुड प्रेफर द फर्स्ट वन। फिर हमारे पास जो दूसरा पैसेज यहाँ पर दिया गया है हम उसको देख लेते हैं। When one hears the term reality applied to a show, one might expect that the events portrayed occurred naturally or at least were not scripted. This is not always the case. Many reality shows occur in unreal environments like rented mansions occupied by film crews. Such living environments do not reflect what most people understand to be reality. Worse, there have been accusations that events not captured on film were later restaged by producers. Worse still, some involved in the production of reality television claim that the participants were urged to act out storylines premeditated by producers, which with such accusations floating around, it's no wonder many people take reality TV to be about as real as the सिटकॉम। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर है मेरी पिक्चर में, आई होप आप लोगों के पास बुक में क्लियर होगा, आप लोगों को वहाँ सही से नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी इसको। अच्छा बच्चों, अब ये जो पूरा का पूरा पैसेज था ना, ये किस चीज़ के बारे में था, ये रियलिटी शो पे मॉक किया गया है किस्म का, कि जो रियलिटी शोज होते हैं, कहने को तो वो रियलिटी शोज है, लेकिन उसमें भी स्क्रिप्ट दी गई होती है, ठीक है, और उसमें भी रीटेक हो रही होती है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, तो उसमें रियलिटी शो कहाँ रह गया, वो तो एक सिटकॉम ही बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, तो इसकी अगर हमें समरी लिखनी होगी तो हम इसको समरी किस तरीके से लिख सकते हैं। Although it is called reality TV, many reality shows are staged with scripted storyline, repeated scenes, and unrealistic situations. Because of this, reality TV is often as artificial as sitcoms. ठीक है, तो ये देखिए कितनी अच्छी समरी आपको एक सेंटेंस के अंदर मिल गई। क्या है कि जो रियलिटी टीवी शोज हैं वो भी क्या है, वो भी एक तरह का सिटकॉम ही है, बिल्कुल जिस तरह सिटकॉम एक पूरा प्लान किया जाता है, पूरा लिखा जाता है, उसको फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, रीटेक्स होती हैं और सब कुछ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके काफ़ी जो रियलिटी टीवी शो दिखाए जा रहे होते हैं टीवी पे, बच्चे शौक से बड़े देख रहे होते हैं, वो क्या है, वो भी बेसिकली वो चीज़ें भी स्क्रिप्टेड होती हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा हो, ठीक है। द इल्यूजन ऑफ रियलिटी टीवी आप इसको कह सकते हैं, या रियलिटी टीवी इज़ नॉट रियली रियल, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है हम उस पर मूव करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस लिखनी है। रीड द स्टोरी व्हेन गर्ट्रूड ग्रू ग्रेट एंड ट्रेस आउट द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा बच्चों, इसके लिए अगर आप लोगों ने पिछली से पिछली क्लास नहीं ली हुई जिसके अंदर हमने स्टोरी राइटिंग डिस्कस की थी, नैरेटिव राइटिंग डिस्कस की थी, तो आई वुड रियली आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो एंड देन कम बैक हियर अगैन, ठीक है, कि आप लोग जाएँ और नैरेटिव राइटिंग वाली वीडियो को देखें एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। तो इसमें आपको नैरेटिव राइटिंग का सारा पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद सेटिंग क्या होती है, और फिर आपको प्लॉट के अंदर पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्सपोजिशन, व्हाट इज़ राइजिंग एक्शन, व्हाट इज़ अ क्लाइमैक्स, और फिर व्हाट इज़ फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। तो इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू द वीडियो ऑफ नैरेटिव राइटिंग, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, देन यू हैव टू कम बैक टू दिस सेक्शन। अच्छा, सो इसमें क्या है, आपने ये स्टोरी पढ़नी है, ठीक है, और इसमें आपने उसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें जो पूछी गई हैं वो क्या क्या हैं। हम पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले बताना है कि ऑथर का पर्पस क्या है, एंटरटेन है, इन्फॉर्म है या परसुएड है। अच्छा, और फिर व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस, फिर जॉनरा क्या है, सब जॉनरा क्या है, ठीक है, जॉनरा में आपसे पूछा जाएगा नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, ये फोकलोर है, क्या है, और फिर उसके बाद सब जॉनरा के अंदर आप बताएंगे कि उस अगर वो एक चीज़ है तो उसके जो सब चीज़ें हैं उनमें से वो क्या चीज़ है। फिर क्या है, नैरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, सेकंड में, थर्ड में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर आप पूरे टेक्स्ट को समराइज करेंगे, आप उसके की पॉइंट बता देंगे कि स्टार्ट कहाँ हुआ, मिडिल कहाँ था, एंड कहाँ था। फिर आपने एग्जैक्ट बताना है एक्सपोजिशन के अंदर कि सेटिंग क्या थी, ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या है पूरी स्टोरी के अंदर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब कुछ क्या है वो आप बताएंगे। फिर राइजिंग एक्शन बताएंगे कि कौन कौन से राइजिंग एक्शंस थे, फिर क्लाइमैक्स किस पॉइंट पर आता है, फिर फॉलिंग एक्शन क्या था, और फिर रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरी स्टोरी को, साथ साथ हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे और फिर हम एंड पे इन चीज़ों को लिख लेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। Gertrude was just an average kid
with an average life. She lived in an average-sized house in an average neighborhood in totally typical town. अब देखिए, अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर, 2 सेंटेंसेस के अंदर आपके पास एवरेज वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है? एवरेज किड, एवरेज लाइफ, एवरेज साइज्ड हाउस, एवरेज नेबरहुड। तो बताने का मकसद ये है कि इन्होंने एक वर्ड की जो रेपिटेशन की है ना, वैसे तो रेपिटेशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट जब इस तरीके से रेपिटेशन हो रही होती है ना, तो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा होता है, फोकस किया जा रहा होता है, दिखाया जा रहा है कि जो गर्ट्रूड है वो क्या है, वो एक एवरेज गर्ल है, ठीक है, वो हर चीज़ में एवरेज है, चाहे वो उसकी आप अपीयरेंस की बात करें, आप उसके हाउस की बात कर लें, उसकी एफर्ट्स की बात कर लें, हर चीज़ के अंदर वो है, वो एवरेज है। एट होम शी हेल्प्ड आउट जस्ट इनफ टू स्लाइड बाय। अब वो क्या करती है, वो सिर्फ उतना ही काम करी है जितने की ज़रूरत है, ठीक है, वो एवरेज काम ही करी है घर पे भी। एट स्कूल शी डिड जस्ट इनफ होमवर्क टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। अब वो उतना ही काम करती है कि वो किसी मुसीबत में ना फंसे, ठीक है, वो ज़्यादा काम भी नहीं करी। शी हैड स्ट्रेट C's in all her classes। अब क्या है, उसका C ग्रेड आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एवरेज। तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, वो एक एवरेज गर्ल है, ठीक है, हर लिहाज से वो हर जहाँ पर भी काम करी है वो एवरेज ही रह रही है, ठीक है, ना वो अपनी अपीयरेंस पे ज़्यादा काम करी है, ना वो अपने पढ़ने पे ज़्यादा काम करी है, ना वो अपने काम करने पे ज़्यादा काम करी है, ठीक है, तो शी इज़ एन एवरेज गर्ल। One day, Gertrude's teacher, Mr. stopped her after class। तो क्या हुआ, एक दिन जो गर्ट्रूड के टीचर हैं मिस्टर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रोका। Gertrude, he said, I know that you can do better. I have seen the work you do in class and some of it is amazing, way better than C work। अब उसके जो टीचर है उसको कह रहे हैं कि क्या है, मैंने आपका काम देखा है जो क्लास में करती हैं और वो C ग्रेड से बहुत बेहतर होता है समटाइम्स। तो इसका मतलब है कि you have potential, आप काम कर सकती हैं बेहतर। Gertrude knew that there were moments when she did try a little harder than what everyone expected. Like when she put extra elbow grease into some of the dishes to make them really sparkle, or when she took extra time with her handwriting on a few problems of her homework to make it look fancy। अच्छा, अब वो क्या कह रही है, अब वो ये कह रही है कि उसको खुद भी पता था कि जब वो अपने काम के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करी है, या फिर वो जब अपने घर में कोई बर्तन धोते वक्त उसको अपने किसी पॉट को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसको चमका रही है या समथिंग लाइक दैट, तो उसे पता था कि वो कभी कभार अपनी जब चीज़ों पे एफर्ट करती है तो वो बेहतर कर लेती है, ये बात उसको खुद भी पता थी, ठीक है, बट ही जस्ट डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। अच्छा, पिछली लाइन में ये भी कह रही थी कि जब वो होमवर्क में भी कभी कभी अपनी हैंड राइटिंग को भी फैंसी करने की कोशिश करती थी तो उसका काम बेहतर लगता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या था, शी डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। She didn't really believe that she could change. In fact, she was scared by the thought of having the power to become whatever she wanted. अच्छा, अब क्या था कि वो अपने आप में उसको कोई यकीन नहीं था कि वो चेंज हो सकती है, ठीक है, बल्कि वो डरती थी कि क्या होगा, कि जो चेंज है वो कैसा होगा, और वो कुछ भी नहीं करना नहीं चाहती थी ऐसा। She had done just enough to get by for so long that being mediocre was her lifestyle। ठीक है, अब वो क्या था कि उसने कभी कोई इतनी कोशिश की नहीं थी, वो इस चीज़ की इतनी आदी हो गई थी, इतना सब कुछ करते करते कि एवरेज करते करते कि वो जो मेडियोकर लाइफस्टाइल था ना, उसको आदत पड़ गई थी। अच्छा, शी स्टॉप्ड लिसनिंग टू मिस्टर अबाउट हाफ वे थ्रू एंड जस्ट नॉडेड हर हेड अंटिल ही स्टॉप्ड। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जब टीचर को बात कर रहे होंगे ना, बीच में ना प्रोसेस करना बंद कर देंगे। टीचर कह रहे हैं, वो सुन रहे होंगे लेकिन समझ नहीं रहे होंगे, वो क्या करेंगे, बस अपने नॉड कर रहे होंगे, या यू आर राइट, ठीक है, बट दे आर नॉट लिसनिंग। तो सेम इज द केस विद गर्ट्रूड, वो भी यही कर रही थी कि वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, सुन रही थी, नॉड कर रही थी, लेकिन वो सुन नहीं रही थी, वो समझ नहीं रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, देन शी वॉकड आउट एट एन एवरेज पेस। अब वो क्या है, वो अपने एवरेज पेस पे ही आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वहाँ से निकल गई। तो ठीक है, तो क्या है, ये उसका एवरेज लाइफस्टाइल है जिसके अंदर अभी एक राइजिंग एक्शन हो गया है, एक इंसान ने आके उसको बता दिया है, उसके टीचर ने आके उसको बता दिया है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, यू कैन डू समथिंग, ठीक है, यू कैन डू समथिंग बेटर देन दिस एटलीस्ट। अच्छा, दैट नाइट गर्ट्रूड हैड अ ड्रीम। It was 10 years into the future and she was still living with her mom in her average neighborhood। अब उसने रात को एक ख्वाब देखा, उसी रात को, और उसमें क्या देखा उसने कि 10 साल के बाद वो उसी नेबरहुड में अपनी मदर के साथ रह रही है और एक एवरेज नेबरहुड में ही रह रही है, ठीक है। She could not find an average job because even the average jobs were filled by above average workers। अब उस टाइम पे वो परेशान है, क्यों, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही। एवरेज जॉब्स भी जो हैं वो भी उसको नहीं मिल पा रही, क्यों, क्योंकि एवरेज जॉब्स भी जो हैं वो अबव एवरेज लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली है, तो जॉब्स ही नहीं है उसके लिए कोई भी वहाँ पे।
पीपल हु डिड मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और लोगों ने, सॉरी कहाँ थे हम, okay, so she could not find an average job because even the average jobs were filled by above average workers, people who did more than what was expected of them। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया था, लोगों से जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिन लोगों ने उससे ज़्यादा काम किया था, उन्होंने वो जॉब्स भी ऑक्यूपाई कर ली थी। Gertrude loved her mom, but she wanted more for herself. She wanted her own place, her own life। ठीक है, अब क्या है, गर्ट्रूड को अपनी मदर बहुत पसंद थी, लेकिन उसको उसके साथ साथ उसको अपना आप जो है वो उसके लिए उसको कुछ करना था। उसको अपनी एक अलग से अपना घर चाहिए था, उसको अपनी एक अलग से अपनी ज़िंदगी चाहिए थी। अ वॉइस स्पोक इन द ड्रीम, द प्रेजेंट इज नथिंग मोर देन द आउटकम ऑफ द चॉइस मेड इन द पास्ट। अब उसको एक आवाज़ आती है उसके ख्वाब के अंदर ही कि क्या है, जो प्रेजेंट है ना वो अभी, वो इससे ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी जो पास्ट की जो आपने चॉइसेस ली हैं उनसे आपका प्रेजेंट बन रहा है। वट एवर यू आर टुडे इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट। ठीक है, तो जो भी आपकी आज की प्रेजेंट की जो चीज़ें चल रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट चॉइसेस, कि आपने पास्ट में अपनी लाइफ के अंदर जो जो चॉइसेस ली उसकी वजह से आप आज जो भी हैं वो हैं। द फ्यूचर विल ओनली बी द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस वी मेक टुडे। तो जो फ्यूचर होगा वो किस पे डिपेंड सॉरी जो फ्यूचर होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, जो चॉइसेस आप आज लेंगे, जो चीज़ आप आज चूज करेंगे, उस चॉइस की वजह से आपका जो है वो फ्यूचर बनेगा। Gertrude began crying average sized tears। ठीक है, अब क्या है, वो एवरेज साइज टीयर्स में रोना शुरू हो जाती है, बिकॉज शी न्यू दैट शी हेल्प्ड शेप द वर्ल्ड इन विच शी लिव्ड एंड द चॉइसेस शी मेड प्रोड्यूस्ड द ऑप्शंस शी हैड। शी वोक अप विद हर पिलो वेट। अच्छा, अब उसको क्या है, अब वो जब सोई हुई होती है, वो एवरेज साइज जो उसके टीयर्स आ रहे होते हैं, जो रो रही होती है, उस टाइम पे वो क्यों रो रही होती है, क्योंकि उसको फील होता है कि जो इर्द गिर्द उसने अपनी दुनिया बनाई है, जहाँ पे भी वो रह रही है, वो क्या है, वो उसकी चॉइसेस की वजह से ही, वो उन ऑप्शंस की वजह से जो उसने अपनी लाइफ में चूज़ किए हैं। ठीक है, वो सुबह उठती है तो उसका जो पिलो होता है वो गीला होता है क्योंकि वो रो रही होती है। Gertrude was relieved to be back in middle school। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो जब उठती है तो वो खुश होती है वापस कि मैं वापस स्कूल में ही हूँ, शुक्र है वो ख्वाब था। She took a little more care in getting herself ready that morning। अब उससे अगले दिन, जिस दिन वो सुबह उठती है ख्वाब देखने के बाद, वो थोड़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करती है अपने आप को तैयार करने में। ठीक है, यूनिफॉर्म वही पहन रही है, लेकिन फिर क्या है, वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाह रही है आज। ठीक है, वो खुद अपने आप पे मेहनत कर रही है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, शी फेल्ट स्मार्टर देन यूजुअल, और उसी वजह से वो क्या है, वो स्मार्टर भी लग रही है। ठीक है, वो बेहतर लग रही है पहले से। शी हेल्प मोर अराउंड द हाउस एंड शी फेल्ट बेटर देन टिपिकल। अब उसने क्या, अपने घर में भी ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर दी है और उसे बेहतर फील हो रहा है जैसे नॉर्मली उसको फील होता था। Soon the pattern of success replaced the pattern of mediocrity and Gertrude became great at everything। अब क्या है, अब उसने वो जो एक मीडियोकर बनाई हुई थी अपनी लाइफ, उसको उसने उस पैटर्न को चेंज किया, उसने चेंज करके एक बेहतर लाइफ अपनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और वो हर चीज़ में बेहतर होना शुरू हो गई। Sure, there were still lots of things that Gertrude struggled with, but just trying her best made her feel better when she did not succeed। And Gertrude even became great at failing by लर्निंग फ्रॉम हर मिस्टेक्स। अब क्या था, अब गर्ट्रूड हर चीज़ के अंदर एफर्ट पुट करी थी, इवन जिन चीज़ों में वो स्ट्रगल भी करी थी वहाँ पे भी क्या करी थी, वो पहले से बेहतर काम करी थी। जहाँ पे फेल हो रही थी वहाँ पे भी वो अपनी मिस्टेक से सीख रही थी। ठीक है, तो उसने अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया। 10 years later, Gertrude lived in an average sized house in an average neighborhood in totally typical town। She was just the average adult, working much harder than average to earn an average living, but her happiness was above average because her life was hers। She still visited her mom quite a bit, but when she was done, she was happy to go to her own house। Gertrude was living the great life। अब क्या है, 10 साल के बाद अब क्या हुआ, वो एक एवरेज साइज घर के अंदर ही रह रही है, एक एवरेज नेबरहुड के अंदर ही रह रही है। ठीक है, लेकिन क्या है, वो एक एवरेज एडल्ट ही है, लेकिन वो क्या करी है, वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम करी है, और अब उसके पास अपना घर है, वो अलग से रह रही है, अपनी मदर को विजिट करती है, लेकिन क्या उसके बाद जब अपने घर में आती है तो उसमें क्या है, वो बहुत खुशी वहाँ पे रह रही है। ठीक है, शी वॉज हैप्पी टू गो टू हर ओन हाउस। ठीक है, Gertrude was living the great life। तो अब वो क्या है, even though that average life became a great life for her। ठीक है, just because she changed her perspective। उसने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया लाइफ को देखने का, कि वो अब एवरेज नहीं करेगी, वो उससे बेहतर करेगी। ठीक है, तो अब वो जो जिस लाइफ में अब वो रह रही है वो क्या है, वो उसके लिए बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द वन जिसमें वो पहले रहती थी। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। इसके अंदर एक प्रॉब्लम हमने देखा, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, प्रॉपर राइजिंग एक्शन आया, फिर हमारे पास क्लाइमैक्स आया, फिर फॉलिंग एक्शन आया, फिर रेजोल्यूशन आया। तो इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको समझने के लिए
दूसरी उस पर चलते हैं फाइल में। ओके, अब बताएं ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या था, ऑथर का पर्पस क्या था इसको लिखने का। तो ऑथर का पर्पस था टू परसुएड, ठीक है, और परसुएड किस चीज़ के लिए करना था? द स्टोरी इनकरेजेस रीडर टू वर्क हार्ड, बिलीव इन देमसेल्व्स एंड मेक बेटर चॉइसेस इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग मीडियोक्रिटी, ठीक है। अपने लाइफ के अंदर आप अपने एक मीडियोकर लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट ना करें, एक एवरेज चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उसको बेहतर करें, ठीक है। जिस तरीके की ज़िंदगी आपके वालिदैन गुजारे हैं या जिस किस्म की ज़िंदगी आप खुद गुजारे हैं, आपको उससे एक स्टेप ऊपर जाना है, एटलीस्ट एक स्टेप ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आज का लेसन था और ये ऑथर का पर्पस भी था कि आपको इनकरेज करें कि जिस लाइफ में अभी आप रह रहे हैं उसको आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाकियों से बेहतर है तो आप उसको फिर एक और स्टेप ऊपर बेहतर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जॉनरा, अब जॉनरा क्या था? फिक्शन था, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी कैरेक्टर्स थे, सारा कुछ जो था वो इमेजिनरी था, तो ये क्या था? ये फिक्शन था। फिर इसमें सब जॉनरा क्या था? मोटिवेशनल था, इंस्पिरेशनल फिक्शन है, ठीक है, फेबल लाइक स्टोरी आप इसको कह सकते हैं। फिर क्या है? नरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें नरेटर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो राइटर है उसने डायरेक्ट अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को खुद को नहीं दिखाया, ठीक है, वो ही करके बात कर रहा है, शी करके बात कर रहा है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है वो उसको थर्ड पर्सन से व्यू कर रहा है। फिर क्या है? समरी ऑफ द स्टोरी। अब समरी क्या है? गर्ट्रूड जो है वो एक एवरेज लाइफ में रह रही थी, ठीक है। Gertrude lives an average life and does only enough work to get by with C grades, ठीक है, वो C grade अपनी लाइफ में ले रही थी। फिर क्या था? फिर her teacher Mr. tells her she can do better but she lacks confidence। वो टीचर उसको बताता है कि तुम कर सकती हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, लेकिन उसको पता होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। फिर क्या है? जो गर्ट्रूड का ड्रीम होता है वो सब चीज़ों को चेंज कर देता है, ठीक है, वो उसको बताता है कि फ्यूचर जो है वो तुम्हारी अभी की जो चॉइसेस है ना उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर क्या है? शी वेक्स अप एंड बिगिंस वर्किंग हार्डर एट स्कूल एंड एट होम, और वो अगले दिन उठ के बेहतर करना शुरू कर देती है और 10 साल के बाद क्या है? उसकी एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ होती है। अब आते हैं एक्सपोजिशन पे। इसमें एक्सपोजिशन क्या थी? ठीक है, अब एक्सपोजिशन के अंदर हमारे पास सेटिंग भी है, ठीक है, और शुरू का इंट्रोडक्शन भी था। तो एक्सपोजिशन के अंदर सेटिंग हम पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट डे इन एवरेज साइज्ड हाउस इन अ टिपिकल नेबरहुड एंड टाउन। अब क्या है? एक वो प्रेजेंट डे में चल रही है सेटिंग, ठीक है, अभी मतलब रेगुलर चल रहा है, जो प्रेजेंट डे है उसमें लिखी जा रही है स्टोरी, कोई पास्ट में नहीं है, कोई फ्यूचर में नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? एक एवरेज साइज हाउस है जिसके अंदर पूरी की पूरी स्टोरी बनी हुई है और एक स्कूल है, ठीक है, और जो नेबरहुड है वो भी क्या है? वो भी एक टिपिकल सा टाउन है। फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या था? इसके अंदर ना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था जो गर्ट्रूड के अपने अंदर था, ठीक है, उसकी अपनी स्ट्रगल थी कि उसने एवरेज लाइफस्टाइल में रहना है या उसने अपने आप को बेहतर करके आगे बढ़ना है और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है जैसे वो चाहती है। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। इसके बाद अगर हम राइजिंग एक्शन की बात करें तो राइजिंग एक्शन में जो मिस्टर था उसने उसको जो बताया कि शी कैन डू बेटर वो है, और इसके अलावा वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रही होती है, ये सब कुछ आपके अंदर राइजिंग एक्शन आ जाता है। फिर क्लाइमैक्स क्या था? जब वो ड्रीम आता है और वो उसको रियलाइज़ करती है कि ये जो ड्रीम है ये क्या है, इससे उसको कुछ सीखना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, ठीक है, वो क्लाइमैक्स था। फिर फॉलोइंग एक्शन क्या है? जब वो एफर्ट पुट करना स्टार्ट कर देती है, जब वो पहले अपने स्कूल के होमवर्क में थोड़ी सी बेहतर एफर्ट डालती है और उसके अलावा जो अपनी हैबिट्स को चेंज करती है, दैट इज़ फॉलोइंग एक्शन। फिर रेजोल्यूशन क्या है? जो 10 साल के बाद वो चीज़ें अचीव कर लेती है, दैट इज़ रेजोल्यूशन, ठीक है। बाकी कुछ वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन उसमें दिया गया है जो कि आपकी बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम कल करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये वाली एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू डू दिस ऑन द बुक, ठीक है। आपने इस पूरे के पूरे चार्ट को फिल करना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मैंने अभी आपको क्लास में करके दिखाया है, ठीक है। वो आपकी हेल्प के लिए था। आप कोशिश करें कि आप उससे हेल्प लिए बगैर एक दफ़ा खुद करने की कोशिश करें कि क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब ये वाली एक्सरसाइज है ना वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये भी आपकी बेसिकली कह सकते हैं रिव्यू की एक्सरसाइज है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको करेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।